फॉर हाय गाइस, दिस इज अभिषेक बैक अगेन विद अनदर ट्यूटोरियल। और आज की वीडियो पर हम बात करेंगे कि कैसे आप ड्यून डिस्प्ले का यूज कर सकते हैं। मेरे पास जो ड्यून डिस्प्ले है वो है 4.3 इंच की ड्यून डिस्प्ले एंड ये आती है 480 क्रॉस 272 रिजोल्यूशन के साथ में। एंड it comes with two type of communication, RF232 communication and RF485 communication. These communication are mostly used on the industry level. So basically this displays come with a case जो कि प्लास्टिक केस के साथ में आती है और इस डिस्प्ले को आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पर। तो बेसिकली इस डिस्प्ले को हम आज के वीडियो पर देखेंगे कि किस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट के साथ में इसको यूज कर सकते हैं। सपोज आप आर्डिनो के साथ में काम कर रहे हैं या फिर ESP32 के साथ में या फिर STM बोर्ड के साथ में, तो किस तरीके से आप RF232 कम्युनिकेशन की इस डिस्प्ले को यूज कर सकते हैं अपने वाइडली यूज्ड माइक्रो कंट्रोलर्स के साथ में, जो कि 5 वोल्ट के माइक्रो कंट्रोलर्स हैं जैसे कि आर्डिनो हो गया, STM32, most of the STM32 are worked on 3.3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट। ESP32 मॉड्यूल्स हमारे जो हैं वो 3.3 वोल्ट पर काम करते हैं। तो कैसे हम इन बोर्ड्स के साथ में यूज कर सकते हैं इस डिस्प्ले को, और बेसिकली इसमें हम बेसिक लेवल से देखेंगे कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता है इस डिस्प्ले के बारे में, तो कैसे आप इस डिस्प्ले के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे GUI बना सकते हैं, कैसे आप GUI बनाने के बाद मेमोरी कार्ड पर इस GUI को डालेंगे, कैसे मेमोरी कार्ड को रीसेट करेंगे एंड देन कैसे हम जो भी हमने GUI बनाई है उसको किस तरीके से हम फ्लैश करेंगे। ये तो हम एक ट्यूटोरियल पर देखेंगे एंड देन नेक्स्ट ट्यूटोरियल पर हम देखेंगे कि कैसे आपने जो GUI बनाई है उसको अपने आर्डिनो या फिर ESP32 के साथ में कम्युनिकेशन करेंगे और कैसे डेटा एक्सचेंज होगा हमारा। बेसिकली जो इसमें सॉफ्टवेयर यूज होगा वो डीगफ सॉफ्टवेयर का यूज होता है। डीगफ सॉफ्टवेयर किस तरीके से डाउनलोड करना है और क्या प्रोसीजर है उसका, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आगे बात करेंगे। एंड देन अगर हम ये इंडस्ट्रियल डिस्प्ले यूज कर रहे हैं 4.3 इंच की या फिर 5 इंच की, जो भी ड्यून डिस्प्ले आती हैं जो केस के साथ में आती हैं, जो फिल के साथ में आती हैं, वो मोस्ट ऑफ द डिस्प्ले आर इंडस्ट्रियल डिस्प्ले एंड दीज आर वर्क ऑन अ 12 वोल्ट पावर सप्लाई। तो इसके लिए जो हमको इनपुट वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी वो 12 वोल्ट के इनपुट वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी। अब जो हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर्स हैं बेसिकली 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट के, तो उनको हमको अलग से सप्लाई देनी है 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट, बट इस डिस्प्ले को हमको सेपरेट एक्सटर्नल सप्लाई देनी होगी बिकॉज दिस डिस्प्ले इज वर्क ऑन अ 12 वोल्ट, और ग्राउंड को हमको कॉमन रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ कि डायरेक्ट हम कम्युनिकेशन नहीं करवा सकते अपने आर्डिनो ESP32 का इस डिस्प्ले के साथ में। तो बेसिकली जब क्योंकि हमारे जो आर्डिनो हैं या फिर ESP32 हैं वो काम कर रहे हैं TTL पर, सीरियल कम्युनिकेशन पर, और ये डिस्प्ले हमारी काम कर रही है RF232 पर और RF485 पर। तो कैसे हम कम्युनिकेशन करवाएँगे उस चीज़ के बारे में हम इस वीडियो पर डिटेल में समझेंगे। तो बेसिकली इसके लिए आपको स्क्रीन पर एक मॉड्यूल दिख रहा होगा। ये मॉड्यूल बेसिकली करता क्या है कि RF232 कम्युनिकेशन को कन्वर्ट कर देता है TTL कम्युनिकेशन पर। अब बेसिकली इसमें दोनों साइड पिन है। एक साइड जो जिसमें लिखा होगा RF232, उस साइड को हमको कनेक्ट कर देना है अपने डिस्प्ले की तरफ, और दूसरी तरफ हमको कनेक्ट कर देना है अपने ESP32 बोर्ड या फिर आर्डिनो बोर्ड के साथ में। आपको जो सर्किट डायग्राम दिख रहा है उसमें RF पिन, TX पिन दिख रहा होगा इस मॉड्यूल का। अब डिस्प्ले का जो RX2 पिन है इसके TX पिन के साथ में कनेक्ट हो जाएगा, और जो डिस्प्ले का TX पिन है वो इसके RX पिन के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। एंड इन द सेम वे ग्राउंड हमारा कनेक्ट हो जाएगा डिस्प्ले के साथ में, और 5 और जो 12 वोल्ट की सप्लाई हम दे रहे हैं वो तो हम एक्सटर्नल सप्लाई दे ही रहे हैं 12 वोल्ट और ग्राउंड की, और एक कॉमन ग्राउंड यहाँ पे हमारा हो गया। एंड देन सेकंड साइड जो कि हम कनेक्ट करेंगे अपने माइक्रो कंट्रोलर के साथ में, उस साइड हमको RX को TX में एंड TX को और RX में, एंड ऑल्सो ग्राउंड टू ग्राउंड, और आप जो भी माइक्रो कंट्रोलर यूज कर रहे हैं 5 वोल्ट का या 3.3 वोल्ट का, आप उसको यहाँ पे डायरेक्ट सप्लाई दे सकते हैं। एंड देन हमारा जो सर्किट का काम है वो तो डन हो चुका है। एंड नाउ अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, एंड देन जो आगे के प्रोसीजर हैं GUI बनाना वो कैसे हम देखेंगे। सो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया। यहाँ पर हम टाइप कर देंगे ड्यून डिगफ, और इसके बाद हम
ड्यून की वेबसाइट पर चले जाते हैं। ड्यून की वेबसाइट पर जाने के बाद हम यहाँ पर आ जाएँगे। सिंपल सा हम यहाँ पर आ ही चुके हैं टूल पेज पर। टूल पेज पर आने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको डिगफ V7647 ये सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड कर लेना है। एंड आपको एक ड्राइवर यहाँ पर दिख रहा होगा XR21X141X ड्राइवर। तो बेसिकली करना क्या होता है कि हमको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करेंगे, इसको कहीं पर भी रखिए, डायरेक्ट ओपन होगा। ड्राइवर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत होती है। तो जैसे ही आप ड्राइवर को डाउनलोड करेंगे, तो आप ड्राइवर को इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ पर सॉफ्टवेयर को, जो सॉफ्टवेयर था मेरा, डेस्कटॉप पर रख दिया है। तो डिगस V7646 के नाम से मेरा सॉफ्टवेयर है। अब इसको मैंने यहाँ पर ओपन किया। इसके बाद इस फ़ोल्डर के अंदर गए। यहाँ पर आपको कुछ फाइल्स दिखेंगी। अब यहाँ पर digaf_v7.646.exe फाइल है, इसको हम बेसिकली ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने ड्यून डिगफ का सॉफ्टवेयर का पेज ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम न्यू पर जाएंगे। न्यू पर जाने के बाद आप अपनी डिस्प्ले का रिजोल्यूशन चूज करेंगे कि कौन से रिजोल्यूशन की आपकी डिस्प्ले है। तो हमारे पास जो डिस्प्ले है वो 480x272 रेजोल्यूशन के साथ में है, तो मैंने उसको चूज कर लिया है। एंड देन आप फोल्डर को चूज करेंगे कहाँ पर आप सेव करवाना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट को। बेसिकली अभी मैंने यही फोल्डर क्रिएट किया, dune_youtube_videos, और ओके पर क्लिक कर दिया। अब हमारा जो भी प्रोजेक्ट है वो इसी नाम से है। एंड देन इस तरीके से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। एंड नाउ आपको सबसे पहले तो जो भी डिस्प्ले यूज करनी है, आपने 480x272 की डिस्प्ले ली है। आप सिंपल सा कहीं पर भी जाएंगे जहां पर आप जीयूआई बना सकें एक सिंपल सी। तो मैं जाता हूं कैनवा पर। मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको बता रहा हूं किस तरीके से आप जीयूआई तक बना सकते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से मैं आ गया कैनवा पर। कैनवा पर आप जीयूआई बना सकते हैं। अगर आपको अभी तक आइडिया नहीं था तो इस तरीके से आप यहाँ पर बना पाएंगे बेसिकली। और यहाँ पर आप कस्टम साइज पर चले जाएंगे। विड्थ हम ले लेंगे यहाँ पर 480, एंड जो हाइट है वो 272, और पिक्सल पर ये होगा हमारा। तो हमने यहाँ पर कस्टम डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लिया है। अब कस्टम डिज़ाइन को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला हूँ। एक सिंपल सा प्रोसीजर मैं आपको बता रहा था किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। और यहाँ पर मैं इसका बैकग्राउंड कलर अभी के लिए कुछ भी ले लेता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर ब्लू ले लिया। इसके बाद मैं यहाँ पर एलिमेंट पे चला जाता हूँ, और एलिमेंट पे जाने के बाद एक सिंपल सा मैं कोई भी ये शेप उठा लेता हूँ। और इसके बाद मैं इसमें सिंपल सी वैल्यू रखवाना चाहूँगा। इसमें मैं बॉर्डर ले लेता हूँ कुछ भी, और इसके बाद जो कलर है मैं इसका वाइट कर देता हूँ। और यहाँ पर बेसिकली मैं कोई भी वैल्यू रखवाना चाहूँगा। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज करिए कि कोई टेक्स्ट दे देता हूँ, टेम्परेचर। और इसके बाद यहाँ पर एलिमेंट में आकर के यहाँ पर भी टेम्परेचर डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमको कोई ना कोई सिंबल मिल जाएगा। तो हम कोई सिंबल ले लेते हैं टेम्परेचर का। तो सपोज मैंने यहाँ पर ये सिंबल ले लिया, और इस सिंबल को यहाँ पर हम इस तरीके से लगा देंगे। और ये हमारी जो जीयूआई थी ये हमारी क्रिएट हो चुकी है। और यहाँ पर मैं एक और टेक्स्ट ले लेता हूँ जिसमें मैं डाल देता हूँ माई टेक लर्नर। एंड देन इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो अभी तक हमारी जो भी जीयूआई है वो बेसिकली बन चुकी। अब इसके बाद इसको हम इस इमेज को यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट पर डीएफ सॉफ्टवेयर के अंदर। तो हमारी ये डाउनलोड हो चुकी है। अब डाउनलोड होने के बाद आपको करना क्या है कि इसको कन्वर्ट करना होगा आपको डॉट बीएमपी फाइल पर। अभी जो है ये डॉट पीएनजी फाइल है, इसको कन्वर्ट करना होगा आपको डॉट बीएमपी फाइल पर। तो आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करिए। अब पेंट टूल पर हम चले जाएंगे। पेंट टूल पर जाने के बाद हम इसको फाइल पर जाएंगे, सेव एज, और डॉट बीएमपी बीएमपी पिक्चर पर चले जाएंगे। इसके बाद हमने जो प्रोजेक्ट अपना क्रिएट किया था वो क्रिएट किया था वीडियोज़ के अंदर हमने ड्यून यूट्यूब वीडियोज़, और यहाँ पर हम डाल देते हैं डॉट बीएमपी फाइल पर हमारी इमेज अब ये हो चुकी है। इसके बाद बेसिकली इसका नाम भी हमको चेंज करना है। तो नाम चेंज करने के लिए हम वीडियोज़ पर चले जाएंगे फिर से, और यहाँ पर हमारा ये
थी और इसको हम नाम दे देंगे 00.bmp। इसके नाम का भी प्रोसीजर होता है कि कैसे आपको नेमिंग कन्वेंशन देना है। तो स्टार्टिंग 00 से कर सकते हैं आप, 00.bmp, 01.bmp, 02.bmp। तो इस तरीके से बेसिकली हम इसी स्टेप को फॉलो करते हैं। एंड देन हमारा कैनवा का काम ख़त्म। हम यहाँ पर प्लस के आइकन पर आ जाएँगे और अपनी इमेज को यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो फ़ोल्डर पर जाइए, जहाँ पर भी आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, अपनी इमेज को चूज़ कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर इमेज हमारी आ चुकी है। इमेज आने के बाद हम वेलकम स्क्रीन पर जाएँगे। वेलकम स्क्रीन पर जाने के बाद वर्ड बैंक जनरेटर, यहाँ पर हम वर्ड बैंक जनरेटर पर जाने के बाद यहाँ पर हम वर्ड को कॉन्फ़िगर कर लेंगे अपने अकॉर्डिंगली और इसके बाद क्रिएट कर लेंगे। अब क्रिएट होने के बाद इसको हमको डालना होता है ड्यून अंडरस्कोर फिट फ़ोल्डर के अंदर। आप देखेंगे कि जैसे ही आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपने जो भी फ़ोल्डर का नाम लिया, वहाँ पर देखेंगे कि ये सारे इस तरीके से आपके सामने फ़ोल्डर क्रिएट हो चुके हैं उस फ़ोल्डर के अंदर। बेसिकली हमने वीडियोज़ के अंदर ड्यून अंडरस्कोर यूट्यूब अंडरस्कोर वीडियोज़ करके फ़ोल्डर लिया, चूज़ किया था और उसके अंदर ये सारे फ़ोल्डर ऑटोमेटिक आ चुके हैं। ये हमने इमेज ली थी और ये हमने जैसे ही उसमें इमेज डाली, ये 00.bmp करके यहाँ पर आ चुकी है। एंड अब बेसिकली ये हमारा जो क्रिएट हो रहा था वर्ड बैंक जनरेटर, ये हमारा फिनिश हो चुका है। फिनिश होने के बाद बेसिकली हम इसको कैंसिल कर देंगे। अब जहाँ पर भी आपने अपने डीगफ सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने डेस्कटॉप के अंदर ये ओपन किया था, तो इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि एक फ़ाइल आपको दिखेगी 0_dune_afc.hzk फ़ाइल। जैसे ही आप वर्ड बैंक जनरेटर को क्रिएट कर देंगे, तो इस फ़ाइल को कॉपी करेंगे आप और इसके बाद अपने प्रोजेक्ट वाले फ़ोल्डर पर आने के बाद dune_fit पर आकर के इसको पेस्ट कर देंगे। एंड अदर वर्क इज़ दैट कि हमने ये काम कर लिया वर्ड वर्ड बैंक जनरेटर का। सेकंड काम ड्यून आईसीएल जनरेटर, हमको ड्यून आईसीएल जनरेट करनी पड़ती है आईसीएल टूल्स पर। तो सिलेक्ट पिक्चर करेंगे, हमारे पास एक ही पिक्चर है, इसको हमने ओपन कर दिया। नेमिंग कन्वेंशन जनरेट आईसीएल पर क्लिक करेंगे और अभी हम 32 डॉट आईसीएल कर देंगे। अगर आपके पास कुछ और भी आइकन हैं तो उनको 42 डॉट आईसीएल कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली नेमिंग कन्वेंशन होता है 32 डॉट आईसीएल, 42 डॉट आईसीएल। अब हमने इसको ओके कर दिया, कंप्रेशन फिनिश्ड। तो ये भी हमारा काम हो गया। एंड देन आप आ जाएंगे सीएफजी एडिट पर। सीएफजी एडिट पर आने के बाद टच सेंसिटिव वेरिएबल चेंज अपडेट, अगर आप किसी बटन के साथ में काम कर रहे हैं या फिर किसी टच सेंसिटिव फीचर का यूज कर रहे हैं, तो आप इसको ऑटो कर देंगे। अगर आप अपने डिस्प्ले की डायरेक्शन, डिस्प्ले डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट मैं 0 रखता हूँ क्योंकि इसका जो ओरिएंटेशन है वो अभी 0 पर फिट है। और इसके बाद आप यहाँ पर और भी चीज़ें कर सकते हैं। अब बेसिकली बॉड रेट आप चेंज कर सकते हैं, बट बेसिकली 115200 इट सपोर्टेड द आर्डिनो एंड ऑल्सो द ESP32 बोर्ड। और बजर को आप बजर या म्यूजिक के फॉर्म में कर सकते हैं। अभी मैं बजर के फॉर्म में रखता हूँ। बैक लाइट फ्लिप ऑन ऑफ, टच साउंड ऑन रखते हैं अभी हम। एंड देन न्यू सीएफजी पर क्लिक कर देते हैं। न्यू सीएफजी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेव करना है। तो इसकी जो नेमिंग है वो आपको रखनी है T5L CFG और ये डॉट CFG फाइल होती है, इसको आपको सेव कर देना है। एंड देन हमारा जो वर्क था वो हो चुका है। अब बेसिकली यहाँ पर हम काम करते हैं। अब जो भी आपको फीचर्स रखने हैं इस डिस्प्ले के अंदर वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। सपोज दैट आप टिफ्ट 4 पर आएँगे, डेटा वेरिएबल डिस्प्ले पर आ जाएँगे। डेटा वेरिएबल पर डिस्प्ले पर आने के बाद आपने यहाँ पर उसको चूज़ कर लिया डेटा वेरिएबल डिस्प्ले को और यहाँ पर आप डेटा वेरिएबल का यहाँ पर नाम दे सकते हैं। तो मैं दे देता हूँ, जैसे टेम्परेचर की वैल्यू हम ले रहे हैं तो टेम्परेचर कर देंगे यहाँ पर। एंड देन हम यहाँ पर वीपी एड्रेस चूज़ करेंगे। तो वीपी एड्रेस आप कुछ भी दे सकते हैं, सपोज 5100 या फिर आप 5200 या 5300। तो आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी वीपी एड्रेस यहाँ पर दे सकते हैं। एंड देन हम यहाँ पर फो कलर पर आ जाएंगे। आप कोई भी कलर अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर ब्लू स्क्रीन पर हमारा वाइट कलर ज़्यादा बेटर लगेगा, तो हम वाइट कलर को चूज कर लेते हैं एंड देन ओके पर क्लिक कर देते हैं। आफ्टर दैट आप यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 25 कर देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ को। एंड देन 25 फ़ॉन्ट साइज़ हमने यहाँ पे कर दिया। एंड देन हम अलाइनमेंट इसका सेंटर कर देते हैं। ऑटोमेटिक
कैरेक्टर स्पेसिंग एडजस्टमेंट इज इम्पॉर्टेंट, इसको भी हमने कर दिया यहाँ पर। एंड देन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो वेरिएबल टाइप है। तो आप कितने बाइट का डेटा रिसीव करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर बेसिकली अभी इन 2 बाइट, टेम्परेचर हमारा 3 वैल्यू का होता है रेंज का, तो हम यहाँ पे 3 इंटीजर डिजिट कर देते हैं। और इसके बाद टेम्परेचर बेसिकली ज़्यादा हमारा जाता भी नहीं है, तो हम इसको 3 डिजिट पर रखते हैं। और इसके बाद हमारा काम हो चुका है, वीपी एड्रेस हमने यहाँ पर दे दिया और सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कर दी। एंड देन हम अगर इसको देखना भी चाहते हैं इस व्यू को, तो डिस्प्ले पर आ जाएंगे, प्रीव्यू फ्रॉम करंट पेज। तो आप इस तरीके से प्रीव्यू देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत अलाइनमेंट सही करना है तो आप फिर से इसको सही कर सकते हैं। जैसे कि ये थोड़ा सा नीचे आ रहा था, अभी मैं अगर देखूंगा इसको तो इज इट ओके, और ये फ्रंटर पर भी अभी आ रहा है। तो इस तरीके से बेसिकली आप इसको कन्फिगर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू अपने ESP32 से और या फिर आर्डिनो से इस वीपी एड्रेस पर डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वीपी एड्रेस हमारा है 5100 और वो एड्रेस यहाँ पर हम अ, रिसीव कर लेंगे सीरियल कम्युनिकेशन से। और उसका सेटअप भी हम देखेंगे किस तरीके से हमको प्रोग्रामिंग करनी है। और सबसे पहले अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको अपलोड कर सकते हैं। सर्किट डायग्राम की हमने बात कर ली कि किस तरीके से हम डिस्प्ले को अटैच कर रहे हैं अपने ESP32 बोर्ड के साथ में। कैसे हम RS-232 को कन्वर्ट कर रहे हैं थियोरेटिकल कन्वर्टर में, और उसको कैसे यूज़ करना है, सर्किट डायग्राम आपको अभी भी स्क्रीन पर दिख रहा है। एंड देन चलिए ये काम हमारा हुआ यहाँ पर। एंड देन अगर और भी चीज़ें आपको करनी है तो आप मल्टीपल इमेज यहाँ पर चूज़ कर लीजिए। और मल्टीपल इमेज चूज़ करने के बाद टच कंट्रोल पर आएँगे आप। यहाँ पर अगर बेसिकली आपको मल्टीपल पेज पर जाना है तो बेसिक टच कंट्रोल पर आ जाएँगे, और जहाँ पर भी आपको टच कंट्रोल का फीचर देना है तो वहाँ पर आप बेसिक टच कंट्रोल का फीचर दे पाएँगे। इसलिए बेसिक टच कंट्रोल, और इस तरीके से आप जहाँ पर भी टच कंट्रोल देना चाहते हैं वहाँ पर दे सकते हैं। बेसिक टच कंट्रोल पर जाएँगे, इसको चूज़ करेंगे, जहाँ पर भी आप कोई भी आइकन दे दें, जैसे फिटिंग का आइकन दे दिया आपने, दूसरे पेज पर मूव करने के लिए। अब यहाँ पर पेज स्विचिंग का ऑप्शन आ रहा है, फिट पर जाएँगे। अनदर पेज मेरे पास नहीं है तो इस वजह से अभी मैं करके नहीं दिखा पाऊँगा। बट अदर पेज होगा, आप उसको चूज़ कर लेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे, दैट्स इट। आप अदर पेज पर मूव हो पाएँगे। तो इस तरीके से बेसिकली आप पेज स्विचिंग का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको रिटर्न कीकोड का फीचर यूज़ करना है तो आप रिटर्न कीकोड का फीचर भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपको डेटा ऑटो प्लेडिंग पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको की वैल्यू देनी है, वीपी एड्रेस देने हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल पर प्रॉपर्ली बात करेंगे, कैसे आप बटन्स क्रिएट करके रिटर्न की कोड फीचर का यूज़ कर सकते हैं। अभी बेसिकली इस वीडियो पर हम ये देखना चाहते थे कि किस तरीके से आप जो इंडस्ट्रियल ड्यून डिस्प्ले आती हैं जो कि RS-232 या फिर RS-485 कम्युनिकेशन पर काम करती हैं, उनके साथ में कैसे आप काम कर सकते हैं और कैसे अपने डेटा को सेंड कर सकते हैं, अपने आर्डिनो के डेटा को या फिर ESP32 बोर्ड के डेटा को कैसे आप इस डिस्प्ले के साथ में अटैच कर सकते हैं, वो चीज़ हम देखने वाले थे। तो बेसिकली हमारा जो GUI का काम था वो हो चुका है। एंड देन हम यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे, जनरेट पर क्लिक कर देंगे। ओके, तो हमारा यहाँ पर काम हो चुका है। वीपी एड्रेस आपको याद रखना है, सेव कर दिया हमने। अब बेसिकली मेमोरी कार्ड हम लगाते हैं। सो बेसिकली मेरे पास मेमोरी कार्ड है 8 जीबी का, तो ये मेमोरी कार्ड है। मैंने इसको लगा दिया अपने एसडी कार्ड अडाप्टर के साथ में और अपने लैपटॉप, ये हमारा अटैच हो चुका है। एंड देन हम करेंगे क्या कि सीएमडी को ओपन करेंगे, और सीएमडी को ओपन करने के बाद हम इसको फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट करने के लिए जो कमांड यूज होती है बेसिकली, एंड देन इंटर कर देंगे। अब एंड प्रेस इंटर व्हेन यू रेडी, तो हम इंटर कर देते हैं। एंड देन ये हमारा फॉर्मेट हो जाएगा। फॉर्मेट होने के बाद बेसिकली हमको करना क्या है कि ये फॉर्मेट हो गया हमारा। फॉर्मेट होने के बाद हम करेंगे क्या कि जो हमारा प्रोजेक्ट था वो हमने क्रिएट किया था वीडियोज़ के अंदर, और ड्यून यूट्यूब और ड्यून सेट फ़ोल्डर। तो ड्यून सेट फ़ोल्डर को बेसिकली हम इसको कॉपी करके अपने मेमोरी कार्ड पर डाल देंगे। इसको डालने के बाद हम अपने मेमोरी कार्ड को अब निकाल लेंगे, और इधर साइड हमारा मेमोरी कार्ड का है, तो मैंने मेमोरी कार्ड को यहाँ पर इस तरीके से, और मेमोरी कार्ड हमारा अटैच हो चुका है। एंड देन तो बेसिकली अभी हम डिस्प्ले को पावर दे रहे हैं, और डिस्प्ले को पावर सप्लाई हमने दे दी है। यू सी कि अभी यहाँ पर ब्लू स्क्रीन आ रही है, एसडी कार्ड प्रोसेस हो रहा है। और जैसे ही हमारा
जो भी GUI है वो इसमें फ्लैश हो जाती है, तो एफडी कार्ड प्रोसेस एंड लिख कर के आ जाएगा यहाँ पर। नाउ यूफी यहाँ पर अभी हमारा फ्लैश CR232 चेक और ये हमारा डन हो चुका है, एफडी कार्ड प्रोसेस एंड हो चुका है। अब हम इसके पावर को कट कर देंगे एंड देन हम मेमोरी कार्ड को रिमूव कर देंगे। आफ्टर रिमूविंग द मेमोरी कार्ड यू कैन सी कि अगेन हम इसको पावर देंगे और अब आप देखेंगे कि जो हमने GUI बनाई थी वो GUI अभी यहाँ पर बेसिकली आ चुकी है ड्यून डिस्प्ले पर। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम जो आर्डिनो का डेटा है या ESP32 का डेटा है वो कैसे हम इस डिस्प्ले पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल पर, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा-सा ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।